और नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये शुरुआत में ही मैंने बोला था वीडियो नंबर 1 में कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में बहुत ही डिटेल डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आईआईटी जेई के हिसाब से या फिर जेई मेंस के हिसाब से लगभग हर साल या अल्टरनेट ईयर्स में इसके क्वेश्चंस तो आते ही रहते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, सबसे पहले हमें ये जानना है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में, लेकिन दोनों बहुत ही अलग अलग बातें हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट वो होता है सच दैट ए एंड बी आर सपोज इंडिपेंडेंट इवेंट्स इफ occurrence ऑफ वन डज नॉट अफेक्ट द occurrence ऑफ अदर। इसमें ए हुआ, इससे बी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिमिलरली बी हुआ तो इसको ए से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब एक का होने का चांस या फिर एक का होने का जो प्रोबेबिलिटी है उसको दूसरे के होने से प्रोबेबिलिटी से या दूसरे के होने ना होने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऐसा नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या बोला जाता है कि एक अगर हो चुका है तो दूसरा होने का चांस ही नहीं है। दो इवेंट्स है, अगर ए एंड बी, अगर एक हो गया तो दूसरा होने का चांस ही नहीं है। मतलब उन दोनों का इंटरसेक्शन 0 है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे इंटरसेक्शन कुछ ना कुछ आ सकता है। ठीक है, तो ये तो थ्योरेटिकली हो गया कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट अगर वह एक के होने से दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता हो। लेकिन इसी को मैथमेटिकली कैसे देखेंगे? तो अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो इसका मतलब क्या, कैसे हमें मैथमेटिकली पता चलेगा या क्वेश्चंस में पता चलेगा कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स को यूज़ करना है। अगर क्वेश्चन में बोल दिया गया कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स तो उस इंफॉर्मेशन को हम लोग यूज़ कैसे करेंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है और उसी चीज़ को हमें देखना है। यहाँ पे देखो, सपोज हमने देखा कि पी ए बाई बी क्या होता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से हमें पता है पी ए बाई बी क्या होता है, जनरली पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल डिवाइडेड बाय पी बी। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वाला फॉर्मूला हमने बहुतों बार यूज़ कर चुका है। हमने अभी तक बहुत सारे क्वेश्चंस भी करे हैं इस पे और थियोरेटिकली भी बहुत अच्छी तरीके से देखा है ये फॉर्मूला आया कैसे। ओके, तो पी ए बाई बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी है। अब पी ए बाई बी का मतलब क्या होता है? तो पी ए बाई बी का मतलब ये होता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। अच्छा, मतलब ये है कि क्या चांस है ए का होने का अगर बी हो चुका है। अब 1 मिनट के लिए सोचो, ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब अभी तुरंत हमने समझा कि ए हो चुका है उससे बी को कोई फर्क नहीं पड़ता या बी हो चुका है उससे ए को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपना खुद का इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ बी, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ए है। तो ये जो क्या प्रोबेबिलिटी है ए होगा गिवन डेट बी हो चुका है। तो अभी बताओ बी हो चुका है या नहीं हो चुका है, उससे क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को कोई फर्क पड़ने वाला है? तो हमारा आंसर आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि ए और बी तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो हम लोग क्या ऐसा बोल सकते हैं पी ऑफ ए बाई बी इज बेसिकली इक्वल टू पी ए। सोचो सोचो, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो क्या हम लोग बोल सकते हैं पी ए बाई बी इज इक्वल टू पी ए। मतलब क्या है कि क्या चांस है कि ए होगा गिवन बी हो चुका है इज सेम एज क्या चांस है ए होगा। बी हो चुका है या नहीं हो चुका है उससे ए को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैं इस फॉर्मूला में क्या करूंगा, पी ए बाई बी को क्या लिख दूंगा, पी ए 1 सेकेंड के लिए, और ये तो होता है पी ए इंटरसेक्शन बी होल डिवाइडेड बाय पी बी। अच्छा, अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वी विल सी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा। तो मैं बोलूँगा दैट विल बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना आ गया, पी ए इंटू पी बी। तो क्या यही वो फॉर्मूला है? हाँ, यही वो फॉर्मूला है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कि इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन वी कैन से दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। बस यही कंडीशन लगाएंगे, हमेशा इंडिपेंडेंट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जो भी क्वेश्चंस आएंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स पे
सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो ये तो सपोज हमारे लिए किसके लिए था, फॉर टू इवेंट्स, फॉर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अच्छी बात है, अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो उसका जो इंटरसेक्शन का जो प्रोबेबिलिटी आएगा वो बेसिकली आएगा इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के बराबर। अगर सपोज तीन इवेंट्स हो, मेरे पास ऐसा बोल दिया जाए कि इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो क्या करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, सबको पता चल चुका होगा अभी तक, पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। अच्छा, अगर चार इवेंट्स होते तो मैं बोलता चार इवेंट्स क्या, एन इवेंट्स ले लो, ए वन इंटरसेक्शन ए टू इंटरसेक्शन ए थ्री इंटरसेक्शन ए एन। अगर सारे के सारे इंडिपेंडेंट है तो मैं बोलूँगा इनका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो होगा पी ऑफ ए वन इंटू पी ऑफ ए टू इंटू पी ऑफ ए थ्री डॉट 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 इंटू पी ऑफ ए एन, अगर सारे के सारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो। बस इतना प्यारा सा और छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसी कॉन्सेप्ट को हमें याद रखना है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट पे लगभग हर साल एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है, या तो जेई मेंस में आ जाता है या तो जेई एडवांस में आ जाता है, या फिर वो लोग क्या करते हैं मल्टी करेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें एक ऑप्शन में घुसा देते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। तो तुम्हें इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में पता होना चाहिए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो हमें क्या कंडीशन लगाना पड़ेगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। ये कहां से आया, तो अभी तुरंत थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया। चलो नेक्स्ट है, इसी में नोट्स देखेंगे। नोट्स प्यारा प्यारा नोट्स लिखेंगे, छोटा छोटा नोट। सबसे पहला ये है कि वही नोट बना के लिख लिया, अभी जो फॉर्मूला लिखा। नोट नंबर वन ये कहता है कि इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होने वाला है, पी ए इंटू पी बी। चलो ये तो सबसे पहला नोट था। नोट नंबर टू में क्या लिखने वाले हैं हम लोग, नोट नंबर टू में ये बोलने वाले हैं कि इफ ए इज इंडिपेंडेंट, या फिर ऐसे बोल दो इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन, अभी हमें एक चीज फॉर्मूला पता है कि पी ए यूनियन बी कितना होता है बताओ, तो हम लोग जनरल फॉर्मूला से क्या बोलेंगे, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये तो हमने हमेशा पढ़ा है, ये तो होता ही है हमेशा, ऑलवेज ट्रू है ना। पी ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन अगर सोचो ए और बी इंडिपेंडेंट हो जाए तो इस फॉर्मूला में चेंज क्या हो जाएगा, तो मैं बोलूँगा अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हो जाए तो इस फॉर्मूला में चेंज यहाँ पे आने वाला है, ए इंटरसेक्शन बी पे। मतलब कभी कभी वो लोग क्वेश्चन में डायरेक्टली ये नहीं बोलते हैं कि ए और बी इंडिपेंडेंट है, उसके प्लेस पे वो लोग क्या बोल देते हैं कि सपोज ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटू पी बी। अभी सोचो ये लाइन लिखा हुआ है, उससे तुम्हें तुरंत क्या इंटरप्रेट कर लेना है कि ए और बी कैसे इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। यहां से यहां आना तो सबको आता है, लेकिन यहां से यहां जो जाता है उसी को क्या बोलते हैं, महारथी। तो एग्जामिनर क्या कर सकता है, तुम्हें थोड़ा सा चीट करने के लिए तुम्हें ऐसे बोल देगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटू पी बी है, ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ए और बी। तो तुम्हें तुरंत समझ जाना चाहिए कि वो कैसे इवेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। इसको और अच्छी तरीके से देखें अगर, तो इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में ऐसा भी बोल सकते हैं कि पी ए और पी ए को हमने कॉमन ले लिया, तो पी ए कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या आया, 1 माइनस पी बी और पी बी एक अलग से, ठीक है। 1 माइनस पी बी कैन बी रिटन एज पी बी बार, तो पी ए इंटू पी बी बार प्लस पी बी, ऐसा भी लिख सकते हैं वो लोग। या फिर पी बी इंटू पी ए बार प्लस पी ए, ये भी लिख सकते हैं। ये कब आ जाएगा, जब हम लोग पी बी को कॉमन निकाल लेंगे, अपने आप ये आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें हमें समझना है कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ये सब कुछ कुछ हो सकता है। अच्छा, एक और पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है उसको देखते हैं। पॉइंट्स है
नोट नंबर 3, नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 में क्या बोला गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, ये बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, देन क्या होता है, बहुत सारे लोग ये भूल जाते हैं, देन ए बार एंड बी बार कॉमा ए बार एंड बी कॉमा ए एंड बी बार आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। बस ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। ओके, इसमें क्या बोला गया कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है, मतलब हमने किसी भी तरीके से ये दिखा दिया कि ए और बी दो इवेंट्स है जो कि इंडिपेंडेंट है, तो उनका अगर कॉम्प्लीमेंट ले लिया जाए दोनों का, फिर भी दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट होंगे, ए बार एंड बी बार। सिमिलरली ए का कॉम्प्लीमेंट ले ले और बी का ना ले तो भी वो लोग इंडिपेंडेंट ही होंगे। सिमिलरली ए को ऐसे ही रख दिया, बी का कॉम्प्लीमेंट ले लिया, वो भी इंडिपेंडेंट ही होंगे, ठीक है। मतलब क्या बोला गया, अगर मैंने एक लाइन प्रूफ कर दिया, उल्टा वाइस वर्सा भी ट्रू है, मतलब अगर तुमने इसको प्रूफ कर दिया तो बाकी सारे के सारे इंडिपेंडेंट हुए हैं, तुमने इसको प्रूफ कर दिया इंडिपेंडेंट तो बाकी सारे के सारे इंडिपेंडेंट अपने आप हो जाएंगे, तुमने इसको प्रूफ कर दिया इंडिपेंडेंट तो बाकी तीन अपने आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। मतलब ये समझना है कि अगर मैंने ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी पी ए इंटू पी बी के बराबर लिख दिया, दिस मीन्स ए और बी इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार का जो प्रोबेबिलिटी होगा पी ए बार इंटू पी बी बार हो जाएगा। सिमिलरली पी ए बार इंटरसेक्शन बी का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो पी ए बार इंटू पी बी हो जाएगा। सिमिलरली पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार जो होगा वो होगा पी ए इंटू पी बी बार। हमें ये वाली बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है, कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए बार बी बार, ए बार एंड बी, ए एंड बी बार सारे के सारे इंडिपेंडेंट होंगे। इसको हम लोग बहुत ही आसानी से प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही इजीली प्रूफ कर सकते हैं। चलो क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन है अपने पास, पहला क्वेश्चन है लेट अ डाई इज रोल्ड। ये एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देख रहे हैं बस कि किस तरीके से हम लोग किसी को इंडिपेंडेंट इवेंट प्रूफ कर सकते हैं। लेट अ डाई इज रोल्ड एंड डिफाइन एन इवेंट। एक डाई रोल किया गया तो बताओ सैंपल स्पेस क्या होगा। मैं बोलूँगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये तो सबसे पहले ही लिख लेते हैं क्वेश्चन पढ़ते ही। ओके, अभी इवेंट ए डिफाइन किया गया, ए में क्या है, आउटकम इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो बताओ ए में क्या आएगा 3, 6। सिमिलरली एक और इवेंट डिफाइन किया गया बी, आउटकम इज ऑड, उसमें बताओ क्या क्या आएगा 1 3 एंड 5, ठीक है। बोला गया फाइंड इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स और नॉट। ओके, ए और बी इंडिपेंडेंट है कि नहीं वो देखना है। उसके लिए हमें क्या क्या देखना होता है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, पी ए का वैल्यू निकालूंगा। पी ए का वैल्यू कितना आने वाला है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए दैट इज 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस दैट इज 6, ये कितना आ गया 1/3। सिमिलरली पी बी का वैल्यू कितना आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी जो कि 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस 6 है, ये आ गया 1/2। अभी हमें और क्या निकालना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी में कॉमन क्या है, तो मैं बोलूँगा सिर्फ 3। तो बताओ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आने वाला है, मैं बोलूँगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितना 1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस कितना 1/6। अभी बताओ क्या पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पी ए मल्टीप्लाइड बाई पी बी के बराबर है, तो बोलूँगा यस दिस इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। कैसे, पी ए का वैल्यू 1/3, पी बी का वैल्यू 1/2, सो 1/2 इंटू 1/3 इज 1/6। इससे क्या पता चलता है, ए एंड बी आर, यस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। बस इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन में अगर इंडिपेंडेंट बोले तो बस मुझे क्या करना है, पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए पी बी, बस ये 3 आ जाए मेरे पास तो मैं बता सकता हूँ दो इवेंट इंडिपेंडेंट है या नहीं। अब इसी पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए चलो एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है लेट a pair 6 faced dice A and B
थ्रोन साइमल्टेनियसली, दो डाइस को एक साथ फेंका गया। इफ E1 इज द इवेंट दैट A shows up 4, E2 is the event that B shows up 2 and E3 is the event that the sum of the number on both the dice is odd। बेसिकली उसने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है मेरे पास जिसमें दो डाइस को फेंका जा रहा है और उसने क्या किया, एक एक करके 3 इवेंट्स को डिफाइन किए हैं अलग अलग तरीके से। उसके बाद E1 E2 E2 E3 E1 E3 और E1 E2 E3 के बारे में, इंडिपेंडेंट के बारे में पूछा गया है, क्या वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो इसके लिए तो हमें क्लियर है, अगर सपोज पहला ऑप्शन देखो, मुझे E1 और E3 को इंडिपेंडेंट है या नहीं पता करना है, तो मुझे क्या करना होगा, मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 निकालूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E3 निकालूंगा। उसके बाद मैं चेक करूंगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E3 कितना आ रहा है मेरा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E3 अगर P ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय P ऑफ E3 के बराबर आ गया, दिस मीन्स E1 एंड E3 आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग सारे ऑप्शंस को चेक करेंगे। तो अभी इतना सुनने के बाद तुम्हें लगा होगा ये तो बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है। लेंदी क्वेश्चन नहीं है, अगर थोड़ा सा दिमाग से और थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन किया जाए तो लिमिटेड टाइम के अंदर हो जाता है ये सॉल्व। ये क्वेश्चन मैंने कहाँ सॉल्व किया है, तो लेट्स क्रैक जेईई मेन वाले पार्ट में, वहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी। फिर से यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो सैम्पल स्पेस आएगा वो क्या आएगा, तो मैं बोलूँगा 1, 1, 1, 2, 1, 6, 2, 1 से लेकर के 6, 1 से लेकर के 6, 6, ये सारे के सारे आ जाएंगे NS में, और NS का वैल्यू कितना, 36। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं, E1 E2 E3 डिफाइन करते हैं। अभी बताओ E1 में क्या आएगा, मैं बोलूँगा E1 है क्या, E1 है इवेंट दैट डाइस A shows up 4। ए वाले पे, पहले वाले पे 4 आ गया, तो बस सिंपल है ना, पहले वाले पे 4 आ चुका है, तो 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6। बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E1 कितने आ गए, 6। अच्छा, E2, अभी E2 को डिफाइन करते हैं। E2 के बारे में सोचो, E2 क्या आएगा, E2 क्या बोला गया है, E2 इज द इवेंट डेट डाई B shows up 2। डाई B मतलब सेकेंड डाई पे कितना आ जाना चाहिए, 2, सेकेंड डाई पे 2 आ जाना चाहिए। तो इस पे 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2। E2 भी आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E2 कितना आ गया, 6। अभी क्या करते हैं, चुपके से E3 को डिफाइन करते हैं। E3 क्या बोला है, E3 इज द इवेंट दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन बोथ द डाइस इज ऑड। अच्छा, सम ऑफ द नंबर्स इज ऑड, तो अब हमें पता होता है कि जो ये 36 सैम्पल स्पेस आते हैं उनमें से 18 का सम ऑड आएगा, 18 का सम इवन आएगा। ऑड कब आएगा वो देख लेते हैं, इवन कब आएगा देख लेते हैं। अगर मैं इधर 1 लूँ तो इधर मुझे 2 लेना पड़ेगा, सिमिलरली 1, 4 लेना पड़ेगा, 1, 6 लेना पड़ेगा। एक ऑड एक इवन ले लिया। अगर 2 लूँ तो इधर 1 लेना पड़ेगा, 2 लूँ तो 3 लेना पड़ेगा, 2 लूँ तो 5। सिमिलरली 3 लूँ तो 2, 3, 4, 3, 6। सिमिलरली 4, 1 चलेगा, 4, 3 चलेगा, 4, 5 चलेगा, 5, 2 चलेगा, 5, 4 चलेगा, 5, 6 चलेगा। सिमिलरली 6, 1 चलेगा, 6, 3 चलेगा, 6, 5 चलेगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E3 कितना आ गया, 18। ओके, तो हमने क्या किया, जो भी इवेंट्स दिए हुए थे मैंने सारे इवेंट्स को डिफाइन कर दिया। अब एक एक करके प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। अगर मैं देखूं E1 E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना आएगा, सबको दिख रहा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज, E1 में कितने एलिमेंट्स, 6, टोटल कितने 36, तो 1/6 आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना आएगा, तो E2 में कितने एलिमेंट्स, 6, टोटल कितने 36, तो ये भी 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितना आएगा, तो मैं बोलूँगा E3 में कितने एलिमेंट्स, 18, टोटल कितने 36, तो 1/2 आएगा। अच्छा, अभी E1 इंटरसेक्शन E2 निकालते हैं। E1 इंटरसेक्शन E2 का मतलब E1 और E2 में क्या कॉमन है, E1 और E2 में क्या कॉमन होगा, सिर्फ दिख रहा है एक ही कॉमन आएगा, क्या, 4,
2, बाकी कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है। मतलब E1 इंटरसेक्शन E2 में कितने एलिमेंट्स है? सिर्फ एक। तो E1 इंटरसेक्शन E2 का जो प्रोबेबिलिटी आएगा 1/36 आएगा। और यहाँ से मुझे दिख रहा है कि P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 किसके बराबर आ चुका है? P ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय P ऑफ E2। इसका मतलब E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट। E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट, ये वाला चीज़ सही है। ओके, सिमिलरली अब क्या करते हैं? E1 और E3 के पास जाते हैं। E1 और E3 के पास जाओ। E1 और E3 का जब इंटरसेक्शन निकालोगे तो कितने कॉमन आएंगे? तो मैं बोलूँगा E1 में आएगा 4,1 जो कि E3 में भी होगा। सिमिलरली 4,3 एंड 4,5। सिर्फ 3 एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो दोनों में कॉमन होंगे E1 एंड E3 में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E3 कितना आने वाला है? 3/36, दैट इज 1/12। क्या ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 के बराबर है? तो मैं बोलूँगा यस, दिस इज 1/6 इंटू 1/2 1/12। सिमिलरली जब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन E3 निकालोगे तो वो कितना आएगा? E2 इंटरसेक्शन E3। E2 और E3 में इंटरसेक्शन क्या आने वाला है बताओ? E2 और E3 में इंटरसेक्शन आने वाला है 1,2, 3,2, 5,2। 3 एलिमेंट्स कॉमन आएंगे, तो फिर से इसका भी आएगा 3/36, डेट इज 1/12। क्या ये E2 इंटू E3 के बराबर है? तो मैं बोलूँगा यस, 1/6 इंटू 1/2 12। मतलब E1 E2, E1 E3, E2 E3 ये तीनों इंडिपेंडेंट हैं। अभी E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 निकाल सकते। E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 जब निकालोगे तो तुम्हें दिखेगा कुछ भी कॉमन नहीं आया, कुछ भी कॉमन नहीं आया। तो मैं क्या बोल दूंगा कि इसका प्रोबेबिलिटी 0 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है ये पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? पहला वाला तो ट्रू है, दूसरा वाला फॉल्स हो गया, तीसरा वाला ट्रू है, चौथा वाला ट्रू है। मतलब आंसर कौन सा? ऑप्शन बी। सिंपल क्वेश्चन, बस हमें क्या यूज़ करना था? इंडिपेंडेंट का बेसिक सा कॉन्सेप्ट। ओके।